हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में से है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है कंट्री का, जो इंडिया में आरबीआई है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका मेन मकसद क्या होता है? ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। बट एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि सर आप ऑल फॉल में मत बनाओ, एक दो लाइनों में मत बनाओ, इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाओ। तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेके आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो जब भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई जाएगी, उसका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना थोड़ी ना होगा, उसका मकसद अच्छा अच्छा ही होगा। तो हमने अच्छे अच्छे पॉइंट ही दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहला मकसद है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation wherein all persons who are able to work and willing to work at prevailing wage rate get work। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने बंदे काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। टू अचीव इट, लेवल ऑफ डिमांड एंड आउटपुट नीड टू बी सब्सटेंशियली रेज्ड। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट तक जाना है तो हमें डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा मार्केट में, और डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में सामान की डिमांड होगी तो आउटपुट भी तभी ज़्यादा बढ़ेगी। आउटपुट बढ़ेगी तो मतलब जॉब्स लगेंगी लोगों की, माल ज़्यादा बनाने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट तो होएगी ना। फॉर दिस पर्पज़ द गवर्नमेंट अडॉप्ट चीप मॉनिटरी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी या चीप मॉनिटरी पॉलिसी एक ही बात है, जिसके अंदर क्या होता है? अंडर विच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर्ड इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बोथ फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कंजम्पशन। तो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट फॉलो करती है चीप मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब चीप मनी पॉलिसी या चीप मॉनिटरी पॉलिसी। उसके अंडर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा दिए जाते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोग लोन्स लेते हैं, इन्वेस्टर्स लोन लेते हैं, प्रोड्यूसर्स लोन लेते हैं। जब लोन लेंगे तो मार्केट में क्या होगा? ज़्यादा पैसा आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। समझ गए ना बात? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सेकंड मेन जो मकसद है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, वो है इकोनॉमी को ग्रो करना। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वेलफेयर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सस्टेन्ड राइज इन द रियल नेशनल पर कैपिटा इनकम। रियल इनकम पर कैपिटा, या फिर रियल नेशनल इनकम कह सकते हो, रियल पर कैपिटा इनकम कह सकते हो। तो क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। इन अंडर डेवलप कंट्रीज इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल आर लो। जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं उनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का लो होता है, क्योंकि इनकम लो होती है। दिस इज एसोसिएटेड विद द लो प्रोडक्शन कैपेसिटी इन दीज इकॉनमीज। ऐसा क्यों होता है? लो पर कैपिटा इनकम क्यों है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो क्यों है? क्योंकि इन कंट्रीज में, अंडर डेवलप कंट्रीज में, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ लो मेनली बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी लो क्यों है? क्योंकि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लो होती है। ऑन अकाउंट ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन दीज इकॉनमीज फेल टू यूटिलाइज फुली देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा लो है, तो इन कंट्रीज़ में, मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो इंसान की स्किल्स हैं, उनको भी फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा नहीं होता। और क्या होता है? अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी फुली यूटिलाइज नहीं कर पाती इस टाइप की कंट्रीज़। Accordingly, the government adopts such monetary policy as may accelerate the growth rate of capital formation in the country। तो कोई भी अंडर डेवलप कंट्री जो है चीप मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करके अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है, ताकि जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कराया जा सके और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब प्राइस को स्टेबल करना, इतने ज़्यादा भी प्राइजेज ना हो जाएं, इतने कम भी ना हो जाएं, ठीक है ना। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो हम ये कहेंगे जो अनदर मेन ऑब्जेक्टिव जो है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो है कि अपने कंट्री में, जिस कंट्री के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बन रही है, उसमें प्राइस की स्टेबिलिटी रखी जाए। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स कंट्रोल ऑफ वाइड फ्लक्चुएशन इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकॉनमी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो जनरल फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। फ्लक्चुएशंस अपसाइड भी हो सकती हैं, डाउन साइड भी हो सकती हैं। कंसिस्टेंटली अपवर्ड trend of price is called inflation is mainly worry of less developed countries या least developed countries like India। तो consistently upward rise in prices, अगर लगातार prices ऊपर बढ़ते जाते हैं उसे inflation कहते हैं। और inflation काफ़ी ख़तरनाक काम होता है किन के लिए?
किन के लिए? अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। देयर आर टू मेन फैक्टर्स अकाउंट फॉर प्राइस इन्फ्लेशन। दो मेन वजह होती है प्राइजेस के बढ़ने की। राइज इन डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाए काफ़ी ज़्यादा। दूसरा फॉल इन प्रोडक्शन, अगर डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही ना, ठीक है। इन्फ्लेशन aggravates the economic inequalities causing great hardship to poor and economically weaker sections of the society। जब भी ये महंगाई आती है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एग्रेवेट मतलब बढ़ जाती है। किन के लिए? मिडिल क्लास के लिए और पुअर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, क्योंकि उनके पास तो पैसे वैसे ही नहीं होते, ऊपर से सामान सारे महंगे हो जाते हैं तो उनको सर्वाइवल पे ही मतलब क्वेश्चन आ जाता है। इक्वली डेट्रीमेंटल इज द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन और फॉल इन प्राइस। इक्वली डेट्रीमेंटल मतलब जब प्राइजेस गिरते हैं वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए इक्वली खराब माने जाते हैं, एज इट लीड्स टू फॉल इन प्रोडक्शन एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब खुद सोचो, डिमांड चीज़ की नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो प्राइजेस गिर जाएंगे, और प्राइजेस के गिरने से प्रोडक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब फैल सकती है। समझ की बात? अब प्राइजेस गिरेंगे तो प्राइजेस क्यों गिरते हैं? क्योंकि डिमांड नहीं है, मार्केट में सामान पड़ा हुआ है, कोई खरीद नहीं रहा, तो फर्दर प्रोडक्शन तो बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी सीक्स टू एराडिकेट बोथ इन्फ्लेशनरी एज वेल एज डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज इन द सिस्टम। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद स्टेबिलिटी है। इन्फ्लेशनरी मतलब प्राइस भागेगा, उसको भी कंट्रोल करना है, प्राइस बहुत ज़्यादा गिरेगा उसको भी स्टेबलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना। स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये भी मेन मकसद है कि जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज करना, ठीक है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी सीक्स to regulate foreign exchange reserves in a manner that imparts stability to a demand and supply parameters in the international money market। तो इसमें होता क्या है? एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। कैसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो पैसे की आदान प्रदान मतलब आना जाना लगा रहता है, कंट्री में फॉरेन करेंसी से डील करता है, ठीक है ना। अब मॉनेटरी पॉलिसी सीक्स टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रेगुलेट किया जा सकता है इस हिसाब से कि वो डिमांड एंड सप्लाई के पैरामीटर्स को कंट्रोल करती है ताकि मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। अभी मैं करंट एग्जांपल देता हूँ। आज हो रही है 24 मई 2022। डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, 77 तक पहुंच गया था। अब हुआ क्या? आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है हमारे कंट्री का, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉलर मार्केट में सप्लाई कर दिए। मैंने अखबार में डाटा पढ़ा था, मेरे दिमाग से वर्ड निकल गया कि कितने थे। काफ़ी ज़्यादा मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर्स मार्केट में फेंक दिए और अपनी करेंसी बाय कर दी। तो सप्लाई ऑफ डॉलर ज़्यादा हो गया, उससे जो हमारे करेंसी की जो गिरावट थी उस पर कंट्रोल कर लिया। तो कई इकॉनमिस्ट हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, मगर वो तो गवर्नमेंट का है ना, जो गवर्नमेंट है मेजॉरिटी में वही जो करेगी वही माना जाएगा। तो जब भी एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा हमारे कंट्री का ख़राब हो जाता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देता है ताकि डॉलर का रेट गिर जाए और हमारी करेंसी थोड़ी मजबूत हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। In the capitalist and mixed economies, there are widespread inequalities in the distribution of wealth and income। तो पहली लाइन मैंने बताई है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में और मिक्स्ड इकोनॉमीज में इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दैट इज रिच एंड पुअर। तो जब अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा गैप होगा तो दो टाइप की क्लासेज ही रह जाएंगी ना, एक अमीर और एक गरीब, ठीक है। रिच क्लास एक्सप्लॉइट्स पुअर। जो रिच क्लास है, अमीर है, वो गरीब को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। मॉनेटरी पॉलिसी सर्व्स as an instrument in achieving equitable distribution of income and wealth through faster delivery of credit to weaker sections of the society at lower rate of interest। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? वीकर सेक्शंस को सस्ते रेटों पे लोन अप्लाई मतलब लोन अवेलेबल करवाती है। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको सस्ते में लोन देना और ट्रैक्टर के लिए सस्ते में लोन देना। जो वीकर सेक्शंस हैं उनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करवाती है ताकि उनका भी बिजनेस चले और वो भी अमीर हो जाएं और जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है ये ख़त्म हो जाए। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये होते हैं। किसी भी कंट्री में चले जाओ और जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स यही रहते हैं, और अगर ये ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहे, अब मैं आपको एज अ स्टूडेंट आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप सोचिए कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हम
अचीव नहीं कर पा रहे तो कहाँ खामी है, हमारी गवर्नमेंट्स में खामी है या फिर उसकी एप्लीकेशन में खामी है, कहाँ खामी है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। थ्योरेटिकली दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा टारगेट्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय।